हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग। और आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी यहाँ पे? सर। वेरी गुड इवनिंग ऑल, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को यहाँ पे? यस सर, गुड इवनिंग। गुड यस इवनिंग। सर। मगर वीडियो बंद ही करता हूँ, एक्चुअली पीछे मेरे लाइट लगी हुई है तो वो कोई दिक्कत आ रही है। एक क्वेश्चन हम लोगों का रह गया था, ये हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कल वाला आ गया था समझ में? कल वाले आ यस गए थे सर। क्वेश्चन समझ में यस आप लोगों सर। को? एक सेकेंड ना। हेलो। हाँ राशि जी, नमस्ते। डेथ सर्टिफिकेट का क्या? अच्छा। एक मैम, मैं आपको ना थोड़ा सा आधे घंटे में फोन करूंगा, एक्चुअली मैं कहीं आया हुआ था। मैं आपको 9 बजे वापस मैं नहीं नहीं, मैं आपको अभी 9 बजे यहाँ से फ्री होकर कॉल करता हूँ। ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो तो हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, एक ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का रहा है, ये आज कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। कल वाला आ गया था सबको समझ में क्लियरली? सारे क्वेश्चंस आ गए कल वाले? यस और नो? यस सर। ठीक है ना। तो अब ये एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है। मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने रीड कर रहा हूँ इसका ना। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई बेसिकली आप कंपनी के ऑडिट मैनेजर हैं और ऑडिट प्लान करने की जिम्मेदारी आपकी है फ्री मेंटल कंपनी की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स $3 मिलियन का बताते हैं, और टोटल एसेट्स जो है वो उनके $50 मिलियन है। ठीक है, ये आ गया समझ में? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता है आप लोगों को क्या होता है? पीबीटी। यस सर। टोटल एसेट्स पता है क्या होते हैं? यस सर। यस ठीक है। सर। तो ये उन्होंने मेरे को बोला है कि ये आपका है भाई, पीबीटी $3 मिलियन का है टोटल एसेट्स आपके। You have held a planning meeting with the client and have performed preliminary analytical procedure on the draft financial statement. You are currently assessing preliminary materiality for the audit and performing or further risk assessment. तो अभी अपन क्या कर रहे हैं? अभी अपन प्रिलिमिनरी मटीरियलिटी असेसमेंट करने का काम कर रहे हैं, और हम जो है फिर बाद में फर्दर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। ये अब हम लोग कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन लोगों ने पूछा है मटीरियलिटी को लेकर के गलत स्टेटमेंट कौन सा है। मटीरियलिटी का कंसेप्ट याद है सबको यहाँ पे? क्या था? यस सर। यस सर। मटीरियलिटी पता है भाई यहाँ पे? तो इनमें से इन्होंने पूछा है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है ना। इन फेस मटीरियलिटी साइज और नेचर को देख करके असेस करी जाती है। ये सही स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है? सही है। ये तो सही स्टेटमेंट है, तो हमारे लिए ऑप्शन गलत हो गया ये। यस सर। ठीक यस है। सर। अ बैलेंस विच इज omitted फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी मटीरियल। ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं ये? अ बैलेंस विच इज omitted कहने का मतलब, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कोई बैलेंस गायब कर दिया, omit कर दिया, लिखना भूल गए, तो ये कह रहे हैं ये मटेरियल नहीं हो सकता। हो सकता है क्या मटेरियल? आप कुछ गलत है। लिखना भूल जाओ, सोचो, आप कुछ लिखना अगर भूल गए तो वो मटेरियल हो सकता है नहीं हो सकता? यस सर। हो सकता है ना। हो सबको सकता बात है। समझ में आ रही है मेरी? यस और नो? यस सर। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत लिखा है तो ही वो मटेरियल है। अगर कुछ चीज लिखनी चाहिए थी आपको, कुछ चीज आपको दिखा शो करना चाहिए था, और अगर आपने नहीं किया तो वो भी तो मटेरियल हो सकता है ना। तो इट मींस अब ये स्टेटमेंट सही है, यही हमारा ऑप्शन सही है। आंसर इसका फर्स्ट का यही होगा ना, गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये। यस और नो? यस सर। ठीक है, बाकी सी स्टेटमेंट सही है, मटीरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। इनवर्स रिलेशनशिप सही है। रिस्क और मटीरियलिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना हम लोग मटीरियलिटी लेवल लोअर सेट करेंगे। ये तीनों, ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है। द ओनली ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट टू द कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी इज ऑप्शन बी। ठीक है भाई, आगे समझ में क्लियर? यस और नो? यस सर। Which of the following procedure is not required to be performed in accordance with ISA 315, identify and assessing the risk of materials? अच्छा, कौन सा प्रोसीजर आपको जरूरत नहीं है परफॉर्म करने की?
जब आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट करते हो। इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन करना जरूरी है, नहीं जरूरी है? जरूरी है। जरूरी है। ऑब्जर्वेशन जरूरी है, नहीं जरूरी है? यस सर। इंक्वायरी भी जरूरी है। जरूरी है। यस सर। ठीक है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना जरूरी है? ये बताओ। नो सर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होते हैं? जब हम हमारे क्लाइंट के अलावा किसी से कंफर्मेशन मांगे। ठीक है, ये आपका काम जो है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट करते वक्त तो जरूरी नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आ गया भाई सेकंड वाला भी समझ में? यस सर। सबको आ गया क्या? एक ही बच्चे की क्यों आवाज आती है यार? महवेश, निधि, जूही, आदित्य, सिमरन, यस वैदिक, सर आ गया। आ गया? सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन सिंपल है। यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। Based on the above draft figures, what would be an appropriate level at which to set the preliminary materiality? ठीक है, preliminary materiality सेट करने का क्या कंसेप्ट है? वो याद है आपको क्या सिखाया था मैंने ऊपर? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के फॉर्म वो याद है कितना सेट करना चाहिए? 5% बताया था ना, 5 to 10 वाला। यस सर। ठीक है ना, वो समझाया था ना। एक बार देख लो उसको ऊपर क्या दिया हुआ है। एक सेकेंड ना, ये टॉपिक था हमारा। ये रहा। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो यहाँ से किया था हमने, इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन। और कहाँ चला गया वो? मैं बस क्लास लेके आता हूँ ना, काम हो जाए गोदावरी। हाँ पूछे आ जाओ। हाँ नीचे जो शीशी में सफेद था। हाँ तो भाई ये ISA 320 दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पे? यस सर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि भाई आपको जब इनिशियली जब आप मटेरियल डिसाइड करते हो तो ये 3 आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको देखने चाहिए ना, ये बेंचमार्क्स हैं। स्टार्टिंग 1.5% रेवेन्यू का, ½ % से 1%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5 से 10%, टोटल एसेट्स का 1 से 2%। याद है? दिख रहे हैं सबको ये? यस सर। ठीक है, ये हमारे बेंचमार्क है। ठीक है, अब वहां पर अपने पास दो चीजें हैं। क्या है वो दो चीजें? वहां पे अपने पास क्या चीजें? अपने पास दो चीजें। ठीक है, इन्होंने बोला भाई प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी रहेगी क्या आपकी? तो $1.5 लाख फॉर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या $5 लाख फॉर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, $5 लाख फॉर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, $1.5 लाख फॉर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, $1,500 फॉर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड $50,000 फॉर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, $50,000 for the statement of profit and loss and $1,500 for the statement of financial position। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी की बात करी है। प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी क्या होता है भाई? बता सकता है कोई मुझे? व्हाट इज प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी? किसको कहते हैं प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी? याद है? भूल गए?
दवा नहीं पी? अभी ले लूंगा क्लास में 10 मिनट में। चलो, किसी को याद है प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी किसको कहते हैं? नहीं याद? क्या आया ना, मैं तो जवाब दो। क्या हो गया, मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। यस सर। तो किसी को याद है प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी क्या होता है? हम्म। सर एक बार आप बता दो। एक बार वापस बताऊं मैं? ठीक है, देखो, प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी का मतलब होता है, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट जो कि ऑडिटर को इन एग्रीगेट ये लगता है कि भाई इतने अमाउंट का जो यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई फ्रॉड या कुछ हो सकता है, तो उसको हम लोग प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकंड ना, कहाँ चला गया था। मैं भी नहीं आती। क्यों है? अरे फिर भी हाँ भाई, अब यार वो तो डेफिनेशन तो पता नहीं कहाँ चली गई, मेरे को दिख ही नहीं रही है इसमें, बट ये मैंने पढ़ाया था, कंसेप्ट मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, ये क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था वो भी ये है। देखो, प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है एज अ डेफिनेशन, मेरे ख्याल से ऊपर कहीं पे मैंने पढ़ाया है ये टॉपिक आपको।
इनका कहने का मतलब है कि भाई मैक्सिमम अमाउंट बाय द ऑडिटर, ठीक है, जो वो बिलीव करता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है कुड बी मिसस्टेटेड हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई मैक्सिमम अमाउंट मतलब क्या होता है कि भाई जैसे से फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम 50,000 रुपए तक को लेकर के यहाँ पे ओमिशंस या फिर जो है कोई अमाउंट की गलती या गलत अमाउंट इन्होंने लिखा हो, ये मेरे को मैक्सिमम लगता है। क्या लगता है ये मेरे को? ये मुझे मैक्सिमम लगता है। मैक्सिमम अब एक्चुअली जब काम करेंगे देखो तब तो हम जो मटेरियलिटी लेवल है वो कम पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब मैं रिस्क असेसमेंट का काम कर रहा हूँ, अभी अपना चैप्टर रिस्क असेसमेंट ही चल रहा है ना, यस और नो? हाँ या ना? यस सर। तो अभी तो अपना चैप्टर जो चल रहा है वो रिस्क असेसमेंट चल रहा है, तो उसके हिसाब से भाई मटेरियलिटी लेवल तो बाद में जाके डिसाइड हम लोग करेंगे, बट जो प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी लेवल है वो जो है वो मैक्सिमम अमाउंट होता है। वो मैक्सिमम अमाउंट जो एक ऑडिटर को लगे कि यार ये मैक्सिमम अमाउंट की यहाँ पर जो है वो क्या हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं, कुड बी मिस स्टेटेड, है ना? अब इसकी इसकी डेफिनेशन यहाँ तो मेरे को नहीं दिख रही है, वो मैंने ऊपर शायद कहीं पढ़ाई है, बट मैं पेज भूल गया, और एक्चुअली मैं घर पे भी नहीं हूँ, मेरे पास मेरी बुक नहीं है, वरना मैं निकाल लेता। ठीक है ना, मैं इसको एक बार गूगल पे तुम लोगों को सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, परफॉर्मेंस प्रिलिमिनरी। दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है आप लोगों को मेरी यहाँ पे? ये सुनो, यस सर। तो क्या लिखा हुआ था? प्रिलिमिनरी जजमेंट अबाउट अ मटेरियलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट by which the auditor believes that the financial statement would be misstated and still not affect the decisions of the reasonable user. Several factors which affect the preliminary judgment upon materiality are as follows. ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है about materiality is the maximum amount by which the auditor believes that the financial statement could be misstated and still not affect the decisions of the reasonable users. तो उसको अपन लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? preliminary judgment या फिर preliminary materiality कहेंगे। आ गया भाई समझ में? यहाँ पे क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हम एक ऐसे अमाउंट की बात कर रहे हैं कि भाई एक ऐसा अमाउंट मेरे को मिले जिससे नीचे का अमाउंट, एक एक मेरे को एक अज्यूम करना है एक ऐसा अमाउंट कि भाई इस अमाउंट से नीचे का अमाउंट तो मटेरियल नहीं है, लेकिन इस अमाउंट से ऊपर का अमाउंट मटेरियल होगा। देखो मटेरियल जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूँ भाई 50,000, तो 50,000 से नीचे का अमाउंट तो रिलेवेंट नहीं है ना, उससे ऊपर का अमाउंट ही रिलेवेंट होगा। यस और नो? आया ना? यस मटेरियलिटी सर। तो जब हम डिटरमाइन करते हैं तो मटेरियलिटी में क्या डिटरमाइन करते हैं? नीचे का अमाउंट जो है वो रिलेवेंट है या ऊपर का अमाउंट रिलेवेंट है? कौन सा अमाउंट रिलेवेंट होता है ये बताओ? कौन सा अमाउंट रिलेवेंट होता है? भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई 50,000 तक का ओमिशन जो है वो मटेरियल नहीं है, तो 50,000 तक का ओमिशन अगर मटेरियल नहीं है, 50,000 तक का मिस स्टेटमेंट अगर जो है वो रिलेवेंट नहीं है, तो अब नाउ इफ आई से फॉर एग्जांपल कि भाई 45,000 का ओमिशन है, 45,000 का मिस स्टेटमेंट है, तो इज इट मटेरियल एट ऑल 45,000? यस और नो? होगा 45,000? अगर मैंने 50,000 का मटेरियलिटी लेवल सेट कर दिया है, तो क्या 45,000 यस का सर। अमाउंट रिलेवेंट होगा या नहीं होगा? ये सोचो। यस सर होगा। 45,000 का कैसे होगा? अगर मैंने 50,000 की लिमिट सेट कर दी है, तो नीचे का अमाउंट कैसे रिलेवेंट है बेटा? ऊपर का अमाउंट रिलेवेंट होगा ना। एनी अमाउंट विच इज इक्विवेलेंट टू 50,000 और ग्रेटर देन द 50,000 इज मटेरियल, एंड द अमाउंट विच इज बिलो देन द 50,000 इज इमटेरियल। ये चीज आप लोग समझिए। आई बात समझ में? यस और नो? आया समझ में सबको? यस सर। है ना? अगर मैं ये बात कहता हूँ, है ना, बहुत क्लियर अपने कंसेप्ट कर लो, अगर मैं ये बात कहता हूँ कि भाई 50,000 का अमाउंट मटेरियल है,
50,000 का अमाउंट का अगर कोई मिस स्टेटमेंट है तो वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलता हूँ 45,000 का अमाउंट जो है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट, उसको आप कंसीडर नहीं कर सकते, है ना। लेसर अमाउंट मटेरियल नहीं है, ग्रेटर अमाउंट मटेरियल है। क्लियरली समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो? Yes, क्लियर sir. है? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इन्होंने बोला प्रिलिमिनरी जजमेंट, प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी क्या है? तो प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी वो अमाउंट है जिसको ऑडिटर ये मानता है कि भाई ये वो मैक्सिमम अमाउंट है। भाई ज्यादा से ज्यादा मैं बोल सकता हूँ कि भाई से फॉर एग्जांपल कि भाई 50,000 तक का अमाउंट जो है वो मटेरियल नहीं होगा, उससे ऊपर का कोई भी अमाउंट मटेरियल होगा। ये अभी प्रिलिमिनरी मुझे लग रहा है कि अभी मैंने ऑडिट स्टार्ट करी नहीं है, सिर्फ रिस्क असेसमेंट के टाइम पे मुझे ये लग रहा है कि हाँ भाई 50,000 का जो अमाउंट है वो क्या होगा, यहाँ पे मटेरियल होगा। इससे कम का नहीं होगा, ये मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है। इससे कम का नहीं होगा, लेकिन इससे ऊपर का अमाउंट जो है फिर वो मटेरियल होगा। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, सबको sir. कंसेप्ट? Yes, sir. ये टर्म जो है वो प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी के बारे में इन लोगों ने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो इसका सोल्यूशन लोगों ने यहाँ पर दिया है ना, वहां पे सॉल्व किया हुआ है। हेलो इंकेश भी, हम तो कोटा आए हुए हैं, आज तो कोटा आए हुए हैं, बताओ। सुरभि कहीं मंदिर वंदिर गई हुई, बताओ ना क्या हुआ। तो वो मैं बोल दूंगा, अभी वो बात करके बता देगी, है ना, ठीक है। मैं बात करा दूंगा, ठीक है? ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो अब एक चीज तो अपने को समझ में आ गई कि भाई मैक्सिमम अमाउंट जो है वो अपन मटेरियलिटी यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अब उसका वो क्राइटेरिया ऊपर दिया हुआ है, वो समझ में आ गया आप लोगों को, यस और नो? Yes, sir. अब वो प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी आप निकालोगे कैसे? तो प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी निकालने के लिए हम लोगों को एक टेबल वहां पे गिवन है, ठीक है। तो यूजिंग 5% ऑफ द पीबीटी। अब पीबीटी है कितना भाई अपना यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक्चुअली देखो मेरे पास ना सब चीजें है नहीं, तो या आपको थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ेगा कितना था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना था हमारा। इसमें मेरे पास पेन आज मेरा है नहीं स्क्रीन पे लिखने के लिए। कोई बता सकता है 5 पीबीटी था कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स वहां पे? मेरे ख्याल से $5 million था। Sir, $3 million. $3 million, $3 million। और टोटल एसेट्स कितने गिवन थे हम लोगों को? 50 $50 million. million के, है ना। वो हमारे $50 million के गिवन थे, ठीक है। तो अब हमें परफॉर्मेंस मेथोडोलॉजी डिटरमाइन करनी है कि वो कैसे डिटरमाइन होगी। तो ऊपर जो अपन ने टेबल देखी, वो टेबल याद है आप लोगों को? प्रॉफिट रेवेन्यूज का कितना परसेंटेज लेना पड़ता है आप लोगों को? Half to 1%. 0.5 to 1% ऑफ रेवेन्यू। नहीं नहीं, रेवेन्यू का तो मेरे ख्याल से ज्यादा है, 5% to 10% है ना। ये रहा, रेवेन्यू का तो कम ही है। रेवेन्यू का है 0.5% से 1%, है ना। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कितना है हमारा? 5 to 10% है। कितना है भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स का? 5 to 10%. हाँ, रेवेन्यू और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बहुत फर्क हो जाता है भाई। और टोटल एसेट्स का है हमारा 1 to 2%। ये अब ध्यान रखना है ना, इन लोग नीचे जाएंगे तो, ठीक है ना। ये अब यहाँ पे ध्यान रखना। हाँ, तो अब 5 to 10% लिया है,
तो हमारा प्रिलिमिनरी 5% होना चाहिए, 10% होना चाहिए? प्रिलिमिनरी बोल रहा हूं मैं, कितना होना चाहिए प्रिलिमिनरी? 5%. प्रिलिमिनरी 5% होना 5%. चाहिए। लोअर पे जाएंगे ना हम, कम से कम बात करेंगे ना, ठीक है ना? Yes, sir. लोअर पे जाएंगे साइड पे। और टोटल एसेट्स का कितना होना चाहिए? वो भी 1% ही होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि भाई 5% प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आपका कितना आता है? 5% कितना आएगा? $3 मिलियन का 5% कितना हो गया? $1.5 मिलियन। दैट इज $1,50,000। सही लिखा हुआ है ये? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो $3 मिलियन का 1,50,000 आपका आ गया, ठीक है। और टोटल एसेट्स का 1%, एसेट्स कितने हैं हमारे? एसेट्स है हमारे कितने के? 50 के। तो $50 मिलियन का 1% कितना होता है? 5. 5 लाख। सही लिखा हुआ है ना ये? मतलब Yes, sir. 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 lakh. 10 लाख। तो 50 मिलियन का कितना हो गया? 50 इंटू 10 कर दो ना, क्या हो गया उसमें? 500 लाख हो गए। 500 लैक्स हो गए ना? Yes, sir. 500 लैक्स हो गए। 500 लैक्स का 1% कितना हुआ? 5 लाख। 5 lakh. तो ये आ गया, सही लिखा हुआ है यहाँ पर ये, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इन्होंने दोनों चीजों का कैलकुलेशन कर लिया कि भाई प्रॉफिट एंड बिफोर टैक्स का 5%, दैट इज $1.5 लाख, एंड टोटल एसेट्स का 1% $5 लाख, ठीक है। ये तो अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? किसकी बात कर रहे हैं हम Performance. यहाँ पे? कैलकुलेट क्या करना है आपको? क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? ये क्या कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे? प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है आपको यहाँ पे? ठीक है। प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी समझ में आ गया ऊपर मैंने क्या समझाया था? Yes, sir. Yes, sir. वो क्वेश्चन कहाँ गया? एक और था ना जहाँ पे एक लाइन मैंने मार्क करी है। एक सेकेंड ना। क्वेश्चन वहां चला गया यार, पूरा। ठीक है, अभी लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखी है। सुटेबल प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी लेवल इज मोस्ट लाइकली टू बी द वन that lies within the overlap of the ranges calculated for profit and total asset। तो ये क्या कह रहे हैं? suitably preliminary materiality level वो होगा जो कि किसके बीच में आता हो? यहाँ पे प्रॉफिट और आपके टोटल एसेट्स के जो आपने परसेंटेज कैलकुलेट किया गया ना, उनके बीच में आता हो। यही कह रहे हैं यहाँ पर ये, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो क्या कह रहे हैं। A suitable preliminary materiality level is most likely to be the one that lies within the overlap of the ranges calculated for profit and total assets। तो overlap of the ranges का मतलब हो गया कि भाई जैसे मैंने 5 to 10% कैलकुलेट किया और उधर 1/2 to 1% कैलकुलेट किया, तो ये अपने पास रेंज हो गई बेटा यहाँ पर, यस और नो? ये रेंज हो गई Yes. अपने पास। आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये रेंज है ना अपने पास, 5 to 10% रेंज है, 1/2 to 1% रेंज है, ये अपनी रेंज है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई परफॉर्मेंस, सॉरी, प्रिलिमिनरी मटेरियलिटी लेवल जो सूटेबल होगा वो इन रेंजेस के बीच में आना चाहिए। किसके बीच में आना चाहिए भाई? वो हमारे रेंजेस के बीच में आना चाहिए। आ गई बात समझ में? या तो वो 5 to 10% के बीच में आए या फिर 1/2 to
1% के बीच में है। अब लेकिन यहाँ पे एक डिफिकल्टी देखो, मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो 1.5 मिलियन आ रहा है, 1.5 मिलियन ही आ रहा था ना, 1.5 मिलियन क्या, सॉरी, $1,50,000 यही आ रहा था मेरा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और मेरी टोटल एसेट्स का 5% कितना आ रहा था? 5 लाख, यही आ रहा था। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो उसका आ रहा है 1.5 और उसका आ रहा है 5 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे टोटल एसेट्स का जो 5% है, वो अमाउंट, ध्यान से सुनो मेरी बात, वो अमाउंट, वो मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के 1.5% से बहुत ज्यादा अमाउंट है या नहीं है? यस और नो, आया ना? Yes, sir. ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा अमाउंट है यार। एक दिक्कत और हो गई है आज, एक इसका वो खत्म हो गया है जूम का, मेरे को एक बार क्लास वापस चालू करनी पड़ेगी ना। मैं एक बार क्लास वापस चालू कर रहा हूँ ये बंद करके वापस, कल भी एक्चुअली वो शायद इसलिए बंद हो गई थी। मैं एक बार क्लास वापस चालू कर रहा हूँ, ज्वाइन कर लेना वापस, ठीक है? इसका वो खत्म हो गया है ना सब्सक्रिप्शन।